नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे अनुसंधान या शोध के स्रोत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोर्सेज ऑफ रिसर्च या रिसर्च सोर्सेज। तो इसमें आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्रोत क्या है, तो इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, ठीक है, और जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अनुसंधान का क्या इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। देखिए, वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो को देख के लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको लिखना नहीं है, साथ में PDF नोट्स चाहिए, तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्री नहीं है, फ्री ओनली वीडियो है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर चलाएंगे, तो आप उसे डेली देखिए। इंग्लिश मीडियम आएगा सुबह 10 बजे, हिंदी आएगा शाम को 7:30 बजे। तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। देखिए, अनुसंधान के स्रोत क्या है, सबसे पहले ये करते हैं। तो देखिए, पहली बात क्या है, शोध के प्रस्तावित या अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में स्रोतों का अधिक महत्व है या अत्यधिक महत्व है। इनके बिना इस क्षेत्र में शोध कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। स्रोत वे माध्यम हैं जिनकी सहायता से शोध कार्य को सफल बनाया जाता है। आप देखिए कि स्रोत है क्या। मान लीजिए कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अनुसंधान करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए, आपको काफ़ी स्रोत चाहिए। स्रोत क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बिना क्या है, आप रिसर्च जो है वो नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप लिखना चाहते हैं, अगर आपके पास पेन या पेंसिल नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे? तो पेपर तो है लेकिन पेन पेंसिल नहीं है। पेन पेंसिल क्या है? स्रोत है ना वो चीज़। तो ऐसे ही अगर आप अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, उसके लिए क्या है, आपको क्या है, स्रोत चाहिए। स्रोत क्या है? वो माध्यम है जिसके क्या है कि शोध कार्य मतलब जो आप करना चाहते हैं उसे सफल बनाया जाता है। इनके द्वारा एक शोधकर्ता अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इनमें कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तथा कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोतों को आधारभूत स्रोतों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, स्रोत दो तरह से होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक है, दूसरा क्या है, द्वितीयक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और हिंदी में कहते हैं, और साथ में प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, द्वितीयक को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक मतलब प्राइमरी और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये स्रोत आपके काम आते हैं जब आप रिसर्च करते हैं। इनका बहुत महत्व है, इनके बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते। स्रोत क्या है? वो चीज़ें इस्तेमाल करना अपने शोध में जिनके द्वारा आप शोध करते हैं। देखिए, अनुसंधान एक वैज्ञानिक के समान उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके ही सही चित्र प्रस्तुत करता है। उसके लिए सभी स्रोतों का महत्व है। शोधकर्ता इन स्रोतों से अपने कार्य में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करता है। अब देखिए, शोधकर्ता क्या है, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं रिसर्चर। रिसर्चर यानी कि एक शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, वो शोधकर्ता क्या है, एक वैज्ञानिक के समान है ना। वैज्ञानिक के समान क्या है, वो उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कि आप JRF होल्डर हैं, अगर आप JRF कर रहे हैं तो आप साथ में PhD मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपने PhD कर ली या आप PhD करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तो क्या है कि आप एक वैज्ञानिक के समान क्या करेंगे कि जो आपके पास चीज़ें हैं पहले आप उनकी समीक्षा करेंगे। कि मान लीजिए कि जो आपको रिसर्च करनी है, जो आपको अनुसंधान करना है, क्या वो चीज़ें आपके काम की हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास, आपने रिसर्च करना स्टार्ट करना है, तो क्या आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्या वाकई ही वो आपके काम की चीज़ें हैं? अगर देखिए वो काम की चीज़ें हैं, तो उसी के दौरान, उसी के स्रोतों के द्वारा आप अपनी रिसर्च को पूरा कर सकते हैं, आप अपने शोध को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि आप किस रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए उपयोगी है, आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो शोधकर्ता अपने शोध में सर्वप्रथम विषय का चुनाव करके उसका अवलोकन, तत्पश्चात प्रश्नों का संकलन कर उन्हें प्राप्त करने के लिए उपकरण का चुनाव करता है एवं परिणामों की जांच करता है और मूल्यांकन करने के बाद आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराता है।
अब देखिए सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है, देखिए जब आप मान लीजिए शोध करेंगे या कोई रिसर्चर या शोध करता है, सबसे पहले देखता है कि विषय है क्या। क्योंकि देखिए बिना विषय के आप शोध किस किस पे करेंगे, है ना। बिना विषय के किस पे शोध करेंगे, वही बात है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना का रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, है ना। ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग में से बढ़िया कौन सी है ना, दोनों का कंपैरिजन करना। तो बहुत सारी शोध हो सकती है। आपको एक विषय का चुनाव, एक टॉपिक का चुनाव करना होगा। उसके दौरान जैसे मान लीजिए आपने विषय का चुनाव कर लिया, अब देखिए आपको उसमें से ढूंढना क्या है ना। तो उसमें आपके सामने जो प्रश्न होंगे आपके मन में, आपको उसका उत्तर ढूंढना है, फिर आप वो करेंगे। उसके बाद जो आपके सामने परिणाम आएंगे, यानी कि जो आपने किया है ना उसके परिणाम आएंगे, फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान फॉर एग्जांपल आपको बहुत इजी उदाहरण, बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कोई भी, है ना। मान लीजिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं किसी बुक से, मान लीजिए कि आपने बुक से पढ़ा लेकिन आपको वो आधा अधूरा लगा, फिर आपने क्या किया, उसे यूट्यूब से, गूगल से या अन्य किसी बुक से सर्च किया। तो पहले आपने विषय का चुनाव किया ना कि आपको कौन सी चीज़ का पढ़ना है ना। आपको मान लीजिए रिसर्च के अनुसंधान के प्रकार पढ़ना है, आपने बुक से पढ़ा, आपका अधूरा लगा, फिर आपने सर्च किया यूट्यूब, गूगल, अन्य बुक्स की, है ना। तो आपके सामने प्रश्न है कि मैं इसको पूरा करूं। फिर आपने उन प्रश्नों को क्या किया जो आपके मन में थे रिसर्च को लेके, फिर आपने उसको किया। फिर आपने देखा जो आपने नोट्स बनाए हैं, है ना, जो आपने नोट्स बनाए हैं अलग से, क्या वो वाकई ही सही है, क्या वाकई ही वो रिसर्च के ही हैं। फिर आपने उनका परिणाम देखा, फिर उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कैसे किया कि आपने देखा कि जितना आपको टॉपिक चाहिए था, क्या वो उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया या बहुत छोटा तो नहीं हो गया, फिर आपने मूल्यांकन किया। तो ऐसे करते करते आप हर एक विषय के बारे में नोट्स बनाते जाते हैं, तो आप उसका मूल्यांकन करते जाते हैं, और इस प्रकार आप शोध करते जाते हैं, है ना। तो जैसे आप पीएचडी करते हैं, आपको विषय दिया जाता है, आप विषय के ऊपर जाते हैं, फिर आप रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं कई जगह पे। तो ऐसे करते करते फिर आप उसका मूल्यांकन करके उसको फिर आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान के स्रोत कई प्रकार के दस्तावेज हैं जो एक जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी और उपयोगी ज्ञान प्रदान करने और परिणाम स्वरूप ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये क्या है, कई प्रकार के दस्तावेज हो सकते हैं, है ना, जो आपको आवश्यक जानकारी देते हैं। दस्तावेज मतलब कि जैसे आपका कोई विषय है, आपने किसी बुक से पढ़ा, अखबार से पढ़ा, है ना, समाचार पत्रों से पढ़ा, आपने किसी बुक से पढ़ा, किसी राइटर का पढ़ा, किसी से सुना, है ना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो दस्तावेज है आपके सामने, है ना। तो आपने उसका जांच किया कि जो आपको चीज़ चाहिए क्या उसमें आपको मिल रही है। कई बार होता है ना ऐसे, हमें एक टॉपिक चाहिए होता है, हमें पूरी बुक खरीदनी पड़ती है, फिर हम उस टॉपिक को उस बुक में से खोजते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि आप अपना ज्ञान उत्पन्न तब करते हैं। तो ये स्रोत कई प्रकार के देखिए दस्तावेजों में होता है। देखिए प्रत्येक शोध प्रक्रिया एक परिभाषित विषय से संबंधित जानकारी की खोज के साथ शुरू होती है और उपलब्ध विभिन्न स्रोतों के आसपास विकसित होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रत्येक शोध प्रक्रिया है, प्रत्येक रिसर्च की जो प्रक्रिया है, रिसर्च प्रोसेस है हर तरह का, वो क्या है, परिभाषित विषय से संबंधित है। परिभाषित विषय मतलब कि जिसको आपको डिफाइन करना है, जिसे आपको परिभाषित करना है ना। तो उसके बारे में क्या करेंगे, आप संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पता करना है, आपको पता करना है इसके बारे में, है ना। आपको मान लीजिए यूजीसी नेट के बारे में पता करना है, सिंपल सी बात है, आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में पता करना है, पूरा पता करना है कि यूजीसी पेपर क्यों करवाती है, कैसे करवाती है, वो है क्या। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसकी खोज करेंगे कि वो यूजीसी है क्या, है ना। जो आपके पास उपलब्ध सोर्स होंगे, स्रोत क्या है आपके पास, आप या तो गूगल से सर्च करेंगे या कोई वीडियो देखेंगे या किसी बुक से पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में। तो उससे क्या है कि आपको उसकी जानकारी मिलेगी, यानी कि परिभाषित विषय, यानी कि जो आपके पास विषय ऑलरेडी है, आपको उसे क्या है कि आपको उसे खोजना है। तो इससे क्या है कि देखिए जैसे परिकल्पना हो सकती है, आपकी परिकल्पना होती है कि दिमाग में जो आपकी बातें घूमती हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। सिद्धांत है, तकनीक है, अन्य प्रकार के दस्तावेज हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं शोध प्रक्रिया में। जब भी आप कोई शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, आपको उसके विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो कैसे मिलती है, परिकल्पना से, सिद्धांत से, तकनीक से या अन्य प्रकार के कोई भी दस्तावेज हो वो। नेक्स्ट है अनुसंधान या शोध के सूत्र शोधकर्ता को सूचना का महत्वपूर्ण विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। इन्हें
अनुसंधान के प्रस्तावित जोर के अनुसार चुना जाता है। यह प्राथमिक होते हैं। देखिए जैसे जो शोध करता है ना, उसको क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए उसके महत्वपूर्ण विश्लेषण करना होता है, जिसके लिए क्या है उसे प्राथमिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे देखिए साक्षात्कार है, किसी का इंटरव्यू देख लिया, समाचार पत्र हो गया, मूल दस्तावेज हो गए। आप देखिए जब भी आप कहते हैं ना कि आप जैसे यूजी नेट की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपका हिस्ट्री या इतिहास विषय है, या आपका गृह विज्ञान है, या आपका राजनीति शास्त्र है, तो आप देखिए जब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उसका इंटरव्यू सुनते हैं कि उसने कौन सी बुक फॉलो की, कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, है ना, वो चीज़। तो साक्षात्कार वो हो गया कि आपको शोध करना है, आपको एक अच्छे से देखना है, तो आप साक्षात्कार देखेंगे, समाचार देखेंगे, मूलभूत दस्तावेज देखेंगे, है ना। तो ये तो हो गया प्राथमिक। दूसरा क्या है, विश्वकोश, यानी कि माध्यमिक सेकेंडरी क्या है, विश्वकोश देखेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, सार की समीक्षा करेंगे, ग्रंथ सूची देखेंगे, ये सारी चीज़ें। ये प्राथमिक और माध्यमिक क्या है, आपकी जो आपकी जो शोध है, जो आपका अनुसंधान है, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए होती है। यानी कि जब भी आपको अनुसंधान करना है, किसी शोधकर्ता हो अनुसंधान करना है, शोध करना है, तो उसे प्राथमिक और माध्यमिक चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत सामान्य रूप से मान्य हैं। हालांकि प्राथमिक स्रोतों को प्रथम हस्त स्रोतों के रूप में माना जाता है, जबकि द्वितीयक स्रोत एक विशेष विषय से संबंधित सारांश जानकारी से बने हैं। अब देखिए जो प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत क्या है, ये सामान्य रूप से देखिए मान्य है, दोनों ही तरह से वैलिड है, ये मान्य है। लेकिन क्या है, जो देखिए जो प्राथमिक स्रोत है वो हस्त स्रोत है। यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या है, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या आप किसी का इंटरव्यू देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्राथमिक हैं। द्वितीय क्या है कि जब आप किसी और चीज़ की हेल्प लेते हैं, यानी कि जो आपके पास अभी है वो क्या है, प्राथमिक है ना, जो चीज़ वैलिड है। लेकिन माध्यमिक क्या है, द्वितीय क्या है कि जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मान्य हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुसंधान या शोध स्रोतों के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च सोर्सेज क्या है, वही है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे प्राथमिक सोर्स को या प्राइमरी सोर्स को या द्वितीयक को, सेकेंडरी को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्रोत के बारे में। प्राथमिक स्रोत क्या है कि वे हैं जिनका उपयोग सीधे सूचना तक पहुंचने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे आपको किसी भी सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मान लीजिए आपको प्राथमिक स्रोत आपके पास है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, तो उससे क्या है कि आप उस सूचना तक पहुंच सकते हैं। वे सभी ऐसे हैं जिनमें पहले हाथ की जानकारी, है ना, मूल और बिना संक्षिप्त विवरण शामिल है। प्राथमिक स्रोत मतलब जो सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों का, वो है प्राथमिक। उसके बाद जो आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक। अब देखिए प्राथमिक स्रोत में क्या है, सीधे ही सूचना तक आप पहुंचते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आप सीधे ही समाचार पत्र पढ़ेंगे, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएंगी, है ना। तो प्राथमिक स्रोत क्या है, माध्यमिक स्रोतों की तरह विश्वसनीय और सटीक है। यानी कि देखिए जो प्राथमिक स्रोत क्या है, वो माध्यमिक स्रोत जो है उसी की तरह क्या है, सटीक है, विश्वसनीय है, उसके लिए क्या है, विश्वास किया जा सकता है। इसकी सामग्री प्रत्यक्ष प्रमाण या विषय वस्तु पर गवाही आधारित है। यानी कि देखिए यहाँ क्या क्या है कि प्राथमिक स्रोत क्या है कि माध्यमिक स्रोत की तरह बिल्कुल सही है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गलत है। ये जैसे प्राथमिक स्रोत है, जैसे माध्यमिक स्रोत है, दोनों एक तरह से सटीक माने जाते हैं। उसी तरह देखिए जो इसकी सब सामग्री है, यानी कि जो इसमें जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो सभी भी सही है, बिल्कुल वो विषय वस्तु पर गवाही पर आधारित होती है। प्राथमिक शोध के स्रोतों में क्या है, देखिए इसमें पर्सनल डायरी है, समाचार है, उपन्यास है, मिनट है, साक्षात्कार है, कविता है, शोध है, आत्मकथाएं हैं, पत्र और भाषण शामिल हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप स्रोत में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। अब बारी आती है देखिए द्वितीयक या माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो संश्लेषित पुनः प्राप्त सूचनाओं से बने होते हैं। वे त्वरित संदर्भ उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए शोध स्रोत हैं। वे एक संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें परामर्श के उत्कृष्ट स्रोत बनाता है। देखिए सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, माध्यमिक स्रोत क्या है कि यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें हैं वो वस्तुनिष्ठ तरीके से प्राप्त होती हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो संगठित होती हैं एक ही जगह पे,
है ना। जबकि देखिए माध्यमिक के में क्या है, आपको चीज़ें सभी जगह से इकट्ठी करनी है, चाहे आप इंटरव्यू से करें, चाहे आप समाचार पत्र से करें। लेकिन माध्यमिक स्रोत क्या है सेकेंडरी, कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। प्राथमिक स्रोतों द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करना, यानी कि जो आपके पास देखिए प्राथमिक स्रोत है उनकी देखिए जो जानकारी है वो किसमें होती है, वो माध्यमिक स्रोत में क्या है विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या पूरी इसमें की जाती है। माध्यमिक अनुसंधान एक विषय के सामान्यीकरण होते से प्राप्त होते हैं। देखिए जो इसके विषय हैं वो सामान्यीकरण से प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। इसका संकलन करने के लिए सूचना का विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिक स्रोत में क्या है, सबसे पहले हमें चीज़ों को देखना होता है, लेकिन जब हम सेकेंडरी सोर्स माध्यमिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें क्या है जो सूचना मिलती है वो विश्लेषण किया जाता है, उसका पूरा संश्लेषित किया जाता है, पूरी व्याख्या की जाती है, पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वो चीज़ सही है कि नहीं, है ना। इसमें माध्यमिक स्रोतों को विश्लेषित किया जाता है साथ में, जो आपने पहले कर लिया फिर आपने ये देखा जो आपने किया है तो वो कैसे सही है कैसे नहीं है, यानी कि जो प्राथमिक में आपने किया वही आपने माध्यमिक में उसे क्या है विश्लेषित कर लिया, है ना। माध्यमिक अनुसंधान के अन्य स्रोतों से देखिए जैसे विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, सार पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकालय कैटलॉग है, अनुक्रमणिका है, इंडेक्सेस हैं, सहायक साहित्यिक टिप्पणियां हैं, समालोचना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और किसी भी शैक्षणिक कार्य के स्रोतों की रिकॉर्डिंग शामिल है, यानी कि ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं माध्यमिक में। प्राथमिक स्रोत क्या है जो आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो बटा हुआ होता है छोटे छोटे भागों में। माध्यमिक स्रोत क्या है जो संगठित होता है, जो आप दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक के बाद। तो देखिए अब बारी आती है अनुसंधान की सामान्य विशेषताएं। आपका यहाँ पे देखिए क्लियर करता हूँ, यहाँ पे अनुसंधान की सामान्य विशेषताएं हैं, ये बेसिक इसके करेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक सामान्यताएं, सॉरी बेसिक इसकी क्या है विशेषताएं हैं, है ना। अनुसंधान की ये सामान्य विशेषताएं हैं, ये बेसिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा अच्छे तरीके से जो इसकी अनुसंधान की जो खास विशेषताएं हैं वो करेंगे। दो तरह से विशेषताएं हैं, शायद आपको किसी बुक में मिले, एक होती है सामान्य, एक होती है खास। तो इसमें हम सामान्य करेंगे, अगली में हम खास विशेषता करेंगे जिसे पूरा तरह से डिफाइन किया होगा। तो देखिए अनुसंधान के सामान्य विशेषताएं क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि या विकास होता है। तो देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया से क्या है, आपको नया ज्ञान मिलता है ना, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें सामान्य नियमों या सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, जो सामान्य नियम होते हैं आम, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता, क्योंकि देखिए जो रिसर्च है वो हर एक कोई कर सके इसलिए इसे आसान बनाया जाता है, इसलिए इसके सिद्धांत और नियम क्या है वो सामान्य होते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। देखिए अनुसंधान की इसमें प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक है पहली बात तो, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक तौर पे क्या है, जो भी चीज़ें प्रमाणित होती हैं वही बाज़ार में आती हैं, वही वैलिड मानी जाती है ना। जैसे देखिए मार्केट में जितनी सारी दवाइयाँ हैं वो क्या है, वो वैज्ञानिक तौर पे उसे कहा गया है कि हाँ ये इसके लिए है। तो अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक है, इनकी 100% वो सही होती है, व्यवस्थित होती है और सुनियोजित होती है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, वो चीज़ें शामिल होती हैं जो सही हो, जो सटीक हो, है ना। इसमें जो वैध प्रविधियां हैं वो ही इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है। यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ये देखिए तार्किक है ना, ये लॉजिकल होती है, पूरी तरह से तार्किक होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि इसको बहुत डिटेल में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2-4 लाइनों में लिख दिया होगी रिसर्च, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे रिसर्च के लिए बहुत सारी थीसिस जमा करनी पड़ती है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। जैसे मार्केट में देखिए बहुत सारे राइटर्स की किताबें हैं, है ना। पेपर 1 की किताब देख लेंगे, पेपर 2 की देख लेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, वो एक रिसर्चर के द्वारा की गई है। सारी जो चीज़ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी खुद की लिखी हुई है, उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन खुद से लिखी है वो कहाँ से इकट्ठी की है, वो रिसर्च के द्वारा इकट्ठी की है। लेकिन तो यही क्या है, ये तार्किक है। अनुसंधान की प्रक्रिया में देखिए प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रदत्त क्या होता है, तथ्य, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो तथ्यों के आधार पर क्या है, परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। परिकल्पना मतलब कि जो आपके दिमाग में चलता है क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो कैसे पता चलेगा, जो तथ्य हों, जो आपके सामने चीज़ें हों उससे पता चलेगा। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत पक्ष नहीं है,
अगर आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति मान लीजिए सच्चा हो चाहे झूठा हो, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना वो चीज़। ना ही इसमें देखिए विचारों को कोई महत्व दिया जाता है। आप कहते हैं कि मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपको मैं ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको मैं कहूँगी कि मेरे विचार से सिलेबस गलत है, आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या है, ये रिसर्च में बिल्कुल नहीं आता। आपके विचार कहीं काम नहीं आते। आपके विचार क्या है, आपकी जो अनुसंधान है, जो शोध है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पद्धतों की व्याख्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखिए शोध कार्य में क्या है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पद्धति की व्यवस्था है। पहले देखिए क्या है, इनका विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी शोध को किया तो ऐसे नहीं उसको मार्केट में छपने के लिए भेज दिया, पहले उसे शोध को जो किया जाता है उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। जो चीज़ें काम की नहीं उसे काट दिया जाता है ना। पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या इसमें कमियां तो नहीं है कुछ भी। तो नेक्स्ट है, शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। अब देखिए बिल्कुल सही है, शोध कार्य में धैर्य होता है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में रिसर्च हो गया। रिसर्च को देखिए बहुत कई बार साल लग जाते हैं, है ना। आप देखिए आपकी जो पीएचडी है वो 5 साल में कंप्लीट होती है। गवर्नमेंट भी आपको 5 साल देती है पीएचडी करने के लिए कि ताकि आप रिसर्च करें, है ना। तो इसलिए क्या है कि धैर्य रखना होता है हर एक चीज़ के लिए कि ताकि आपकी जो रिसर्च है वो बहुत बढ़िया से हो। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियां हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अब देखिए जितने भी शोध कार्य हैं हर एक की अपनी विधि है, हर एक की अपनी प्रविधियां हैं और शोध के उद्देश्य क्या है इससे ही प्राप्त होते हैं। देखिए हर एक की जो विधि अलग अलग होती है ना। ऐसे नहीं कि आप जैसे एक ही बार में सब कुछ करें, है ना वो चीज़ें। तो हर एक की विधियाँ क्या है, अलग अलग होती हैं, है ना वो चीज़। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध कार्य का आलेख क्या है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है ना। सावधानी पूर्वक मतलब आपको ये देखना होता है कि जो आपने सोच की है, जो शोध की है, यानी कि जो एक शोध करता है उसने देखा है कि जो उसने शोध की है कि वाकई वो सही है, क्या वाकई ही वो चीज़ें उसको चाहिए तो वो उसमें शामिल है, ये पूरा सावधानी पूर्वक रखा जाता है ना। पता चले बाद में कि शोध कुछ और कर ली था, टॉपिक कुछ और, है ना वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण का प्रतिपादन किया जाता है। अब देखिए क्या है कि प्रत्येक जो शोध कार्य से क्या है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। प्रत्येक शोध कार्य से इसका सामान्यकरण किया जाता है, यानी कि क्या है कि देखा जाता है कि शोध कैसी है। आप देखिए मान लीजिए इसमें बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, तो उसे क्या है कि आसान बनाया जाता है कि ताकि हर एक की समझ में आए। अब देखिए शोध करने का तभी फ़ायदा है, मार्केट में देखिए जितनी सारी बुक्स हैं वो तभी पढ़ने के लायक हैं जब आप उसे पढ़ पाएँ, है ना। आप सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं जो जिसकी लैंग्वेज आसान हो। अब देखिए हिंदी की लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शब्द इतने कठिन होते हैं कि उनका इंग्लिश में मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसी लैंग्वेज देखते हैं, आप ऐसे नोट्स देखते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज काफ़ी ईजी हो, है ना वो चीज़। सो देखिए अब हम बात करेंगे, अब हमने देखिए सामान्य इसके जो इसकी सामान्य विशेषताएं तो हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की भूमिका। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र में अनुसंधान की भूमिका क्या है। देखिए पहला क्या है, अनुसंधान की भूमिका समय के साथ महत्व प्राप्त कर रही है क्योंकि यह सोच और संगठन की तार्किक आदतों के विकास को बढ़ावा देता है और समस्या को हल करने में मदद करता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अब देखिए शोध जो अनुसंधान की भूमिका है या शोध की भूमिका है वो देखिए समय के साथ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आप देखिए कि गवर्नमेंट ने आगे जाके ये भी कर दिया है कि पीएचडी करनी ज़रूरी है। आप देखिए कुछ सालों में पीएचडी ज़रूरी हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर पढ़ाना है तो पीएचडी ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि देखिए जो इसकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ को खोजबीन के करेंगे, जब आप उसकी नॉलेज हर एक को देंगे, तब बहुत सारी चीज़ें दूसरों को भी सीखने को मिलेगी, है ना वो चीज़। तो देखिए सभी सरकारी नीतियों को अनुसंधान के बाद तैयार किया जाता है। अब देखिए जितनी सरकारी नीतियां हैं उसको क्या है अनुसंधान के बाद तैयार किया जाता है। वैकल्पिक नीतियों पर विचार करने और उनके परिणामों की जांच करने के लिए विशिष्ट समस्याओं के बारे में, ताकि सर्वोत्तम उपलब्धि नीति का चयन
नीति का चयन किया जा सके। यह उनके कुशल आवंटन द्वारा राष्ट्र के संसाधनों के अपव्यय से बचने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब देखिए, सरकार जितनी भी अपनी स्कीम लॉन्च करती है, जितनी भी नीतियां बनाती हैं, सबसे पहले क्या है, उसके बारे में रिसर्च की जाती है। मान लीजिए एलपीजी जो कनेक्शन है, आपको पता है कि उसमें सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए आपने 700 रुपये का सिलेंडर लिया, आपको 150 रुपये या 150 रुपये आपको वापस आते हैं आपके अकाउंट में। तो गवर्नमेंट सबसे पहले देखिए, स्कीम लॉन्च करने से पहले उन्होंने ये देखा कि कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं, है ना, कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं और कितने लोगों के पास एलपीजी जो गैस सिलेंडर हैं। तो पहले रिसर्च किया कितने गैस सिलेंडर हैं, इतने लोगों को पैसे आएंगे, इतने लोगों के पास बैंक अकाउंट है ना। बाद में पता चला था ना कि लोगों के पास, जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा पहले आप बैंक अकाउंट खुलवाइए, आपके पैसे उसमें आएंगे। तो ये रिसर्च किया गया कि किन लोगों के पास बैंक अकाउंट है, किन के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको सूचित किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए। तो वही चीज़ है कि जब भी कोई नीति लागू होती है तो क्या है, सबसे पहले क्या है, सरकार उसके बारे में रिसर्च करती है, उसके बाद उसे लागू करती है, कि ताकि देखिए कि इसमें क्या है कि अपव्यय से बचा जा सके, कि फालतू खर्चा ना हो जाए। अब देखिए जैसे आधार कार्ड है, आप देखिए अभी भी आधार कार्ड अपडेशन चलता रहता है। अगर गवर्नमेंट देखिए सबसे पहले रिसर्च अच्छे से कर लेती तो उसको बढ़िया रहता। अब देखिए आधार कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि आपका आधार कार्ड पे जन्म तिथि है वो पूरी नहीं है, आप उसे पूरा करवाइए, मोबाइल नंबर से लिंक करवाइए। जल्दबाजी में जब आधार कार्ड बनवाए गए थे, ना तो मोबाइल नंबर लिंक किया गया, ना जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है पूरी डाली गई। अब देखो उसमें अपडेशन हो रहा है बार बार, है ना, आपके भी पैसे लग रहे हैं, सरकार के भी पैसे लग रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर पहले ही रिसर्च कर ली जाए तो उससे खर्चा भी बच जाएगा, वो चीज़ सही से भी हो जाती है। सो देखिए, कार्यान्वयन के बाद नीतियों के परिणामों और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नीतियों का परिणाम क्या है, यानी कि मान लीजिए कि आपने जो चीज़ कर ली, उसके बाद देखिए वो कितनी प्रभावी है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्या आपकी जो रिसर्च है वो सही है या नहीं है ना। मान लीजिए किसी राइटर ने मार्केट में बुक निकाल दी, सबसे ईजी, पेपर वन की सबसे अच्छी बुक है, उसके लिए अच्छी है, लेकिन जब आपने वो पढ़ा आपको उसमें कुछ लगा ही नहीं, है ना, तो उसकी क्या है, मेहनत ख़राब हो गई। लेकिन जब आपको उसकी बुक अच्छी लगी, उसकी मेहनत सफल हो गई, वो चीज़। व्यापार और उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि परिणाम व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी व्यापारिक नीति आती है उसके लिए रिसर्च की जाती है ना। देखिए जब जियो की बात करें, जियो ने अपनी स्कीम को लॉन्च करना था, उसने देखा कि 4G नेटवर्क पहले ही एयरटेल के पास है। अब अगर वो 4G नेटवर्क लेके आए वो चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, जियो को क्या किया, उसने फ्री सिम कर दिया 4G। तो जितने कस्टमर देखिए एयरटेल के पास थे वो तकरीबन सारे ही कस्टमर जियो के पास चले गए। जियो ने टारगेट रखा था कि 10 करोड़ कस्टमर मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी उसके पास क्या है, 20 करोड़ के आसपास उसके पास कस्टमर है। तो उसने क्या किया, पहले रिसर्च किया कि कितने लोगों के पास एयरटेल का है ना, तो कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो उसने क्या किया, सबको, फिर उसने टारगेट बनाया कि 10 करोड़ लोगों को मैं अपनी तरफ खींचूंगा। तो ये क्या किया, उसने रिसर्च किया, उसके बाद क्या, उसने अपनी समस्या को हल किया, है ना, वो चीज़। अब देखिए यह वैज्ञानिकों को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने और सामाजिक समस्याओं के जवाब खोजने में मदद करता है। उच्च पद प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए यह अच्छा करियर मार्ग हो सकता है। अनुसंधान पद्धति में पेशेवरों के लिए आजीविका का स्रोत है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि यह वैज्ञानिकों को क्या करता है, जो वैज्ञानिक हैं, जो खोज करते हैं, तो क्या है, देखिए उनको अगर सामाजिक संबंध देखना हो, सामाजिक समस्या देखनी हो, तो उसकी खोज करने में मदद मिलती है। सामाजिक समस्या क्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, है ना, ये क्या सामाजिक समस्या है। तो इसको दूर कैसे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे समाज में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग धनी हैं, तो वो रिसर्च से ही पता चलेगा ना, वो चीज़। तो रिसर्च क्या है, हर एक जगह पे ज़रूरी है। अगर आप घर बैठे कोई इस एग्ज़ाम की मान लीजिए तैयारी करते हैं, तो आप भी डिफरेंट डिफरेंट बुक से नोट्स बनाते हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी रिसर्च कर रहे हैं ना, आप भी अनुसंधान कर रहे हैं, आप भी शोध कर रहे हैं कि आपके नोट्स सबसे बढ़िया बने, वो चीज़। जो आपको मैं नोट्स बनाता हूँ वो भी मैं रिसर्च करके बनाता हूँ कि ताकि आपको बढ़िया नोट्स दी जाए, वो चीज़ें। अब देखिए इसमें क्या है कि छात्र क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप PhD करते हैं तो आप किसी भी जगह पे नौकरी लग सकते हैं, या आप उसी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। तो ये हो सकती है आपके लिए, छात्रों के लिए, है ना। तो जो पेशेवर है उसके लिए देखिए आजीविका का स्रोत है, उसके लिए इनकम का सोर्स बन जाएगा आगे जाके।
यह दार्शनिकों और विचारकों को नए विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। साहित्यिक पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुसंधान नई शैलियों और रचनात्मक कार्यों के लिए एक साधन है, और विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों के लिए ये नए सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उनके नए विचार हमारे सामने आते हैं किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई दार्शनिक है, कोई विचारक है ना, तो हर एक का जो लिखने का नज़रिया अलग से है। आप देखिए, प्लेटो ले लो, अरस्तु ले लो, हॉब्स ले लो, लॉक ले लो, रूसो ले लो, है ना। हॉब्स, लॉक, रूसो, देखिए ये तीन राइटर आपको मैंने जो बताए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। अब देखिए इनका जो कहने का नज़रिया अलग है। कोई देखिए मनुष्यों को बढ़िया कहता है, कोई स्वार्थी कहता है। तो इसमें क्या है, ये इनकी रिसर्च है, वो चीज़ें, है ना। तो इसमें क्या है कि हमें नए नए विचारों का पता चलता है, चाहे वो देखिए साहित्य हो जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, है ना, उन वो साहित्यिक हमें जानकारी देते हैं। नई अनुसंधान की शैलियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें रिसर्च से ही, अनुसंधान से ही मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो इसके बाद देखिए ये दूसरा लेक्चर है, इसके बाद कुछ लेक्चर और आएंगे। हमारा जो रिसर्च का पार्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।